अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आज शाम 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, वफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतों की जानिब से बजट पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद आज मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का 5300 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज में हुकूमत पंजाब के मुलाजमीन के तनख्वाह में 10 और पेंशन में 5% इजाफा देखने में आया। साथ ही कम से कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी गई है। इस बजट में हैरत अंगेज़ तौर पर तरक्याती अखराजात के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 47.2% ज़्यादा हैं। इसे सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट करार दिया जा रहा है। इस बजट में तालीम के लिए 21.2% इजाफे के साथ 811.8 अरब रुपये, सेहत के लिए 17% इजाफे से 630.5 अरब रुपए और ज़राअत के लिए 10.7% इजाफे के साथ 129.5 अरब रुपए का बजट रखा गया है। पंजाब हुकूमत दावा कर रही है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और ये टैक्स फ्री बजट है। अच्छा नाज़रीन, इस बजट से पहले पीटीआई ने वाइट पेपर जारी करते हुए कहा था कि पंजाब हुकूमत अहले पंजाब को 11 करोड़ रुपए फ़ी घंटा में पड़ रही है। आज बजट पेश किए जाने पर पीटीआई और अपोजिशन ने खूब एहतजाज भी किया। पंजाब बजट के हवाले से हम अपने पैनल से सबसे पहले यही सवाल रखेंगे कि तरक्याती अखराजात के लिए वफाक से बड़ा बजट रखना ज़रूरी क्यों था? क्या तरक्याती बजट में इजाफे से अखराजात में इजाफा नहीं होगा? और इस वक्त जब ज़राअत का शोबा शदीद दबाव में है, उसके लिए 129.5 अरब रुपए का बजट रखना काफ़ी होगा? फिर ये भी कि लाहौर में आलमी मयार की येलो लाइन प्रोजेक्ट, फैसलाबाद, गुजरात और गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस के मंसूबे हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में कोई मेट्रो बस सर्विस नहीं है, कोई इस तरह का मंसूबा नहीं है। इसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान मेरे साथ कौन है, ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है जी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ रफ़ीक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साथ ही साथ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब, इस्लामाबाद से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म मलिक साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब हमें वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किए हुए हैं। मैं सबसे पहले शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब, सर आपसे आज प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। सर ये फरमा दीजिएगा कि वफाकी तरक्याती बजट से बड़े तरक्याती बजट का बोझ जो है वो अब पंजाब का सूबा उठा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा मुझे याद करने का। और ये देखिए, बात ये है कि ये जो पंजाब का बजट है, इस पर बात करने से पहले मैं टैक्स के हवाले से, चूंकि गवर्नमेंट का ये दावा है कि ये टैक्स फ्री है और इससे पहले हमने वफाक का बजट देखा और टैक्सों की जो सूरत हाल है और जिस तरह से आम आदमी की जिंदगी है, तो मैं एक सवाल पूरे पैनल के लिए छोड़े जा रहा हूँ। वो मैं शुरू में पूछना चाह रहा था, उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा कि मुझे जरा ये एक फर्क समझा दीजिएगा कि भत्ते और टैक्स में क्या फर्क है। कि हमारी जो रियासत है वो टैक्स इकट्ठा करती है या भत्ता कलेक्ट करती है? कि जो बंदा दे सकता है उससे लिया नहीं जाता इनसे, और जिससे काटा जा सकता है उनसे हम जितना पहले काट रहे थे उससे कहीं ज्यादा काटने जा रहे हैं। तो इस पे जरा थोड़ा सा ख्याल मैं इन सारे दोस्तों का जानना चाहूंगा। बाकी जो पंजाब का मामला है, तो देखिए पंजाब एक बैटल ग्राउंड है, ये सियासी फैसला है, ये मुआशी फैसला नहीं है, ये कोई इसको आप किसी और लॉजिक से मत देखें। बेसिकली पॉलिटिकली जब भी इलेक्शन होते हैं तो पंजाब जो है वो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड हुआ करता है, और जो पंजाब जीतता है वो वफाक जीत जाता है, और पंजाब तो वो जीतता ही जीतता है। तो ये चूंकि पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून और मियां बरादरान की सियासत का महवर मरकज रहा है, तो इस पर चूंकि पिछले कुछ अरसे में लग ये रहा था कि शायद उनकी गिरफ्त कमजोर हो गई है, तो उस गिरफ्त को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है और पंजाब के ऊपर जो है वो तरक्याती कामों के हवाले से ज्यादा तवज्जो दी गई है। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर लोगों को सहूलत मिलती है तो मैं आई एम ऑन फॉर इट। बट प्रॉब्लम है कि आप ये कह रही हैं कि जो अर्बन पंजाब है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा तरक्की है, वहां पर तो पैसे बहुत कम लगाए जा रहे हैं, ज्यादा लगाए जा रहे हैं, और जनूबी पंजाब जहाँ कुछ भी नहीं है, चूंकि वहां पे आपका वोट बैंक नहीं है, तो आपको लगता है कि वहां पैसे लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप जो मर्जी कर ले वहां पे वोट नहीं मिलेगा। तो ये जो इस तरह की सियासी तरजीहात के तहत बजट करना, चूंकि देखिए बजट जो है वो पूरी आवाम के लिए है, इसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुन के लिए अलग से बजट नहीं है, मुस्लिम लीग काफ के लिए अलग से नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए अलग से नहीं है, ये पाकिस्तानी शहरियों के लिए है, पंजाब के शहरियों के लिए है। तो इसमें सबको यकसा मौके मिलने चाहिए थे और सब पर यकसा तवज्जो दी जानी चाहिए थी। ठीक है, यकसा तवज्जो दी जानी चाहिए थी, लेकिन आपको लगता है कि बहुत सारे
डिपार्टमेंट्स को, बहुत सारे शोबों को नज़रअंदाज किया गया है। इस पे हम आगे चल के भी बात करेंगे। शहजाद साहब, आपकी इजाज़त से मैं आगे बढ़ूंगी। नौशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ये फरमा दीजिएगा कि हमारे शो में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जाते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उनके होने ना होने से फ़ायदा किसको होता है, ये भी हम सब कहीं ना कहीं अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं। लेकिन सर ऐसे में जब बल्दियाती इदारे मुअत्तल हैं, तारीखी तरक्याती बजट का मकसद आपको नहीं लगता कि फलाही से ज़्यादा सियासी है कहीं ना कहीं? नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आपने सवाल बाद में किया है तो आपके सवाल का जवाब भी मैं बाद में दूंगा। पहले मैं जरा फारूकी साहब के सवाल का जवाब दूं, जिनको हम तो एनालिस्ट समझे थे, वो अब एंकर बनने के चक्कर में पड़े हैं। तो आप अपनी कुर्सी की खैर मनाएं, अब उन्होंने भी सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। हाँ। तो बाकी रही बात के फारूकी साहब का सवाल जो है, टैक्स जो है वो भत्ता होता है, तो भाई दुनिया भर में टैक्स जो है वो भत्ता ही है, इसीलिए उसकी सजाएं भी मुकर्रर हैं और वो हुकूमतें लेती हैं, तमाम रियासतें लेती हैं। टैक्स ज़्यादा है या कम है कहाँ पे, ये एक अलग से बहस रहती है। लेकिन बहरहाल टैक्स को आप सरकारी भत्ता कह लें तो शायद मेरा और आप दोनों का कहीं कंसेंसस हो जाए। अब मामला है आपके सवाल का। सवाल ये है कि देखिए, आपने ये कहा कि जनूबी पंजाब में बजट नहीं लग रहा और सेंट्रल पंजाब में लग रहा है, और चूंकि ये तरक्याती बजट लग रहा है इसलिए ये सियासी जो है ना वो ये ज्यादा है। तो भाई जो भी हुकूमत होती है वो अपनी सियासत के लिए हुकूमत करती है और हुकूमत करने के लिए सियासत करती है, और इन दोनों मकासद के लिए वो जब बजट बनाती है तो वो अपनी तरजीहात को सामने रखती है। जो तरजीहात इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हैं वो सबके सामने हैं। असल मामला ये होता है कि क्या वो तरक्याती बजट जो रखा गया है, क्या उसका फोकस, उसकी पॉलिसी, उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त है कि नहीं है। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये पैदा की गई, और मैं आपको बताऊं गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर ये हमारे यहाँ ना कुछ बहुत सारी चीजें जो है उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े खराब किए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक टैक्स पेयर, आपको याद होगा एक जमाने के अंदर हर जो प्राइम टाइम शो था उसके अंदर टैक्स पेयर जो है ना वो उसका बड़ा दर्द उठता था। फिर जब वो एक हुकूमत आई जो जिसको हुकूमत को लाना चाहती थी इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर टैक्स पेयर पता नहीं कहाँ चला गया। वो टैक्स पेयर का नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। उस दिन के बाद से मैं ढूंढ रहा हूँ टैक्स पेयर किधर गए हैं इस मुल्क के। एक जो प्रॉब्लम है भाई, ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपने अपनी तरक्की करते वक्त ये चीज देखनी है कि जो डेवलपमेंट बजट जहां लगाया जा रहा है उसके क्या नताइज निकलेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि जनाब जो राजनपुर है उसके अंदर मेट्रो बस शुरू करनी चाहिए। भाई राजनपुर के अंदर मेट्रो बस शुरू करने का क्या नतीजा निकलेगा वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। कुछ चीजें राजनपुर की प्रायोरिटीज हैं, राजनपुर की तरक्की उसके जरिए मुमकिन हो पाएगी, इससे पहले नहीं हो सकती। एक सिटी है, ठीक है सर, उधर अगर मेट्रो की जरूरत नहीं है, ऑरेंज ट्रेन की जरूरत नहीं है, नौशाद साहब मैं आपसे एग्री करती हूँ कहीं ना कहीं। एक विलेज नौशाद है, साहब आप तक सर आवाज आ रही है मेरी? डेफिनेशंस तयशुदा हैं जी, मुझे आ रही है। मैं एक मिनट, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। ये जो डेफिनेशंस जब उन्होंने बनाई थी ना, डिवीजन की, प्रोविंस की, डिस्ट्रिक्ट की, जो अर्बन एरिया है, जो रूरल एरिया है, ये सारी डिविजन्स बनने के बाद ये तय किया जाता है कि किसकी क्या सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अगर इसके बाद तय किया जाता है तो फिर ज़राअत पे तवज्जो दे देते ना उधर। सर ना दे मेट्रो स्टेशन उनको ना दें आप, ऑरेंज ट्रेन उनको ना दें, लेकिन उनको ज़राअत के बजट में तो कुछ इजाफा करें। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये अगर किसी का इस पे मेरे साथ बहस करने को दिल करता है तो वो कर सकता है। ज़राअत में भी जो रिस्ट्रिक्शंस अब लगाई गई हैं, जो मिडल मैन का किरदार खत्म किया जा रहा है, ये IMF की तरफ से प्रोविंसेस ने एग्री करने के बाद ये सारा कुछ किया है। और आरती का रोल खत्म करने के लिए ये जो इस वक्त इकदाम पंजाब में किए जा रहे हैं, जिसके अंदर सपोर्ट प्राइस, ये नौशाद साहब आपने मुझे वही जवाब दे दिया जो शहबाज शरीफ ने जाके जरदारी साहब को दिया। आई एम सॉरी नौशाद साहब, मुझे आगे जाना है। ये आएगी कि सर टाइम कम है नौशाद बात साहब। मैं एक मिनट में सिर्फ कंप्लीट करूंगा। जी जी सर। बात सिर्फ इतनी है, जो पैसा कर्ज की सूरत में ज़राअत को दिया गया वो उसका हिस्सा है जो उन्हें सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई, और सपोर्ट प्राइस के अगेंस्ट अब जब किसान कार्ड के जरिए पैसा दिया जा रहा है, और प्लस जो अद्वियात और फर्टिलाइजर के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है कि जो आड़ती का रोल है वो खत्म किया जाएगा। और ये IMF कंपल्शन है जिसके ऊपर तमाम सूबे एग्री करके जो है वो साइन कर चुके हैं। ठीक है सर जी, वो IMF से ना, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको 2-3 बार इंटरप्ट भी किया, लाइव शो है, बाकियों की तरफ भी मुझे आना था नौशाद साहब। लेकिन चलें आपका
जो मौक़िफ़ है वो पहुंच गया, लेकिन थोड़ा से इससे डिसएग्री करते हुए कि चलें अगर ऑरेंज लाइन नहीं है, मेट्रो बस स्टेशन नहीं है, दीगर चीज़ें आप नहीं दे रही क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे ज़्यादा जॉब करने वाला तबका मौजूद नहीं है, लेकिन ज़राअत से वाबस्ता बहुत सारे लोगों उस पर सोचा जाना चाहिए था। लेकिन आपने वही IMF वाला जवाब मुझे दे दिया जो शहबाज शरीफ ने जाके जरदारी साहब को दिया है कि जी हमने तो किया ही नहीं, IMF की शराइत थी। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं काशिफ रफ़ीक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ज़राअत की हम बात कर रहे हैं तो आप नहीं समझते कि ये जो इजाफा किया गया है, ठीक है मान लेते हैं कि इसमें चले कमी नहीं है या उतना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको नहीं लगता है कि जो इजाफा है 129.5 अरब रुपए का, इससे आपको लगता है कि ये जो इनफैक्ट ये जो है ये खसारे की मैं बात कर रही हूँ, जो इसका खसारा है हमारी ज़राअत का, आपको लगता है कि जिसमें इजाफा कहीं ना कहीं किया गया बजट में, ये इतने ज़्यादा खसारे में धसी हुई ज़राअत को उठा सकेगा? कुछ बड़े तरक्याती मंसूबे जो हैं अब वो ड्रॉप कर दिए गए हैं, कुछ और मंसूबे अगर ड्रॉप किए जाते किसानों की आज शुई हो सकती, ये नहीं आपको लगता कि बेहतर था कुछ किसानों के बारे में सोच लेते बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बजट जो है वो बनाने वाले जो अजहान हैं, जो हुकूमत है, देखना यह है कि उनके ख़ानदान के कारोबार क्या हैं। अगर उनके ख़ानदान सारे इंडस्ट्रीज़ का कारोबार कर रहे हैं तो उनको क्या लगे ज़राअत से और किसान से? उन्होंने तो ये देखना है कि स्टील मिल कैसे बेहतर होगी, उन्हें ये लगे कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कैसे बेहतर होगा, उन्हें ये लगे कि हम मजीद डेयरी का बिजनेस कैसे ऊपर लेके जा सकते। असल बात यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर बेस्ड हुकूमत होती, उनके ख़ानदानों की ज़मीनें होती तो आप देखते स्पोर्ट्स प्राइस भी आती ऊपर और हर चीज़ की सब्सिडाइज होती। मेरे तो इतराज़ एक बात पे है कि मरियम बीबी कहती हैं कि चूँकि वो सूबा है और पहली खातून वज़ीर आला है और वो तासुर ये देती है कि माँ की तरह उनको दर्द होता है लोगों का। क्या खूब दर्द हुआ है, इतना बड़ा सूबा, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा तरक्याती बजट, और आम आदमी की मिनिमम तनख्वाह में इजाफा हुआ 3,000 रुपए, 3,000 रुपए, 37 से 40,000 रुपए। हाँ जी। भाई मरियम बीबी, मरियम औरंगजेब साहबा, अज़मा बुखारी साहबा समेत, औरंगजेब साहब समेत 40,000 रुपए में एक कमरे के रहने वाली खानदान का बजट बना के दिखा दें मुझे, मैं हर चीज़ मानने को तैयार हूँ। आप कहते हैं कि 2.5-3 लाख रुपए का MNA जोन सा है उसका गुजारा नहीं होता, 40,000 रुपए में गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा जिसको आपने टैक्सों के अंदर धंस दिया, महंगाई में धंस दिया। अभी गर्मी है, बिजलियों का बिल कहाँ के कहाँ चला जाएगा। ये MNA MPS वाली मराद भी नहीं है, उनको तो कोई और सपोर्ट भी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सो ये जितना बजट है ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा है और उसमें यह देखना है कि हमने अपने लोगों को कैसे नवाजना है, अपनी इंडस्ट्री को कैसे नवाजना है, टैक्स सुपर डुपर टैक्स कैसे हमने अचीव करने हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, आम आदमी के लिए बता दें नौशाद साहब या कोई मेरा और कोलीग कि आम आदमी को इस टैक्स से कितने % फ़ायदा होगा। 10% आपने तनख्वाह बढ़ाई है, 10% तनख्वाह बढ़ाने वाले का क्या हाल होगा, 5% पेंशन आप बढ़ा रहे हैं। सो आप ये देखें कि क्या आपने अपनी मुराद कम की। आपने पंजाब ने सबसे पहले MPs की तनख्वाहें बढ़ाई 8-8 लाख रुपए, हम सब ने क्रिटिसाइज किया। आप आज कहते हैं कि हम जनाब आवाम के साथ खड़े हैं, हम अपनी तनख्वाह वापस लेते हैं और हम मिनिमम वेज को आगे लेके जाते हैं और इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। आपने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया, आपने बजट दे दिया। और सवाल यह है कि चूंकि हमने IMF के साथ डील की हुई है, चूंकि हमारा मुल्क दवाई के धाने पे था, चूंकि डिफॉल्ट से हमने मुल्क को वापस लेके आए, तो हमें सारे मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। और उन मुश्किल फैसलों में एक फैसला ये है कि MPs, MNA, सेनेटर, स्पीकर, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली सब की तनख्वाहें और मराद बढ़ाई जाए। आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है सारे काम में। ठीक हो गया, ये आम आदमी की जी आवाज़ थी मेरे ख्याल में, जो आज काशिफ रफ़ीक साहब के ज़रिए हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों तक पहुंच रही है। आज़म मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म होता है बजट को लेकर, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हुकूमत कुछ अच्छा कर रही है तो उसको अप्रिशिएट भी ज़रूर किया जाना चाहिए। इसी हमारे शो के अंदर IT के शोबे को लेकर हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है कि जी चूँकि बिजली के मामलात, पावर के मामलात मुल्क के अंदर सही नहीं थे, तो IT इंडस्ट्री जो है इंटरनेट की गैर मौजूदगी की वजह से भी बहुत ज़्यादा तबाही के दहाने पर चली गई थी। लेकिन आज एक अच्छी खबर आई है आज़म साहब, मैं ज़रूर चाहूँगी कि बजट के साथ साथ इस पर भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि IT बरामदात में ये जो नुमाया इजाफा हुआ है, इसका आपको नहीं लगता कि हमें क्रेडिट देना चाहिए है और SIFC के कामयाबी इसको करार दिया जाना चाहिए? जिस तरह से SIFC के तहत एफर्ट्स हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, उसको क्रेडिट जाता है इसका? आज़म साहब। हाँ जी आसमा, बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो 2-3 चीजों के ऊपर मैं जल्दी से बात कर लूं। जी जी सबसे पहले तो आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो आपने कहा था कि आज अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज किया
वो कोई एहतजाज नहीं था, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, हंसते मुस्कुराते ये आज का बजट जो है वो पेश किया गया मियां मुश्तबा शुजा रहमान की तरफ से। और ऐसा कोई एहतजाज नहीं था, मैं मौके पे मौजूद था, मैं देखता रहा हूँ, बड़ा मजेदार एहतजाज था। आप वहां भी होती तो आप इस सुकून एहतजाज टीवी पे कहीं ना कहीं दिख रहा था। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं आजम तो साहब। बड़ा 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 मजे का एहतजाज था। वो कहते थे आप चोर, वो कहते थे आप चोर, फिर दोनों एक दूसरे को चोर चोर कह के हंसते थे, शायद दिल में दोनों शर्मिंदा होते थे। खैर नहीं हो। दूसरा काशिफ साहब ने बात की कि 40,000 रुपए में बजट बना के दिखाएं। काशिफ साहब 40,000 रुपए में तो बजट तो नहीं बनता, लेकिन मेरा ख्याल है मरना शायद आसान हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप मर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 40,000 वाकया कितने कफन लोगों को दफन भी मिलता बड़ा है? महंगा हो गया है। मुझे तो एक वाकया ऐसा भी आया कि पिछले दिनों एक शहजाद साहब का जाने आने एतराज को- आया है कोई। शहजाद साहब ये जो मिनिमम वेज है वो 40,000 की गई है ना शहजाद साहब। पिछले दिनों- आजम साहब बहुत 40,000 माजरत से। कितनों को मिलता है? जरा अपने अपने दाएं बाएं जरा देखें, पूछे लोगों से 40,000 मिलता कितने लोगों को है? आप वही वो तो खुदा का खौफ फारूकी नहीं साहब करते। मुझे पिछले यूं दिनों लगता है फारूकी साहब- मुझे तो फारूकी यूं साहब लगता है पिछले कि दिनों- जैसे मैं किसी और दुनिया में रहता हूं और बाकी सारे लोग जो है वो किसी और गोले पे बसते हैं। है, क्या दुख फारूकी फिरक साहब- छेड़ रहे हैं शहजाद साहब। फारूकी बस मेरे ख्याल में फारूकी आजम साहब पे ही जाते हैं वापस। आजम साहब फरमाइए। फारूकी साहब आसमा फारूकी साहब पिछले दिनों ये आलम हुआ कि एक शख्स एक सोसाइटी में मर गया तो कब्रिस्तान के लिए उन्होंने 5 लाख रुपया मांग लिया, उसके पास पैसे नहीं थे अपने वालिद को दफनाने के लिए। आप क्या बात करते हैं? देखें आसमा, जो आपने बात की है ना जी जी। कि मुआशी इस बजट में जो इसका अगर हम मुआशी सिमत की बात करें तो ये बजट दस्तावेजात अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें तरक्याती मंसूबे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी गई है। ताहम अगर इसका काबिल जायजा लिया जाए तो जमीनी हकायक इससे इंटायरली डिफरेंट है। बजट की देखिए कामयाबी का इन्हिसार जो है सिर्फ तखमीनों पर नहीं बल्कि महसूलात के अहदाफ पर होता है। और हमें यूं लगता है कि जो अवाम के फौरी दरपेश मसाइल हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, सेहत की सहूलियात की कमी है, इस बजट में बड़ी हद तक सिर्फ वो नारेबाजी से आगे नहीं बढ़ सके। खैर, आपका जो बेसिक एक क्वेश्चन था आईटी वाला, आईटी बरामदात, जी सर। इस सब के बीच अगर हम एक बात करें तो एक जो है वो एक मुस्बत पहलू जो है वो उभरा है कि पाकिस्तान की आईटी बरामदात में नुमायां इजाफा हुआ है। ये पेशरफ्त जो है मैं समझता हूँ इस बात का मजहर है कि अगर हुकूमत संजीदगी से कोई पॉलिसी तश्कील दे, खास तौर पर डिजिटल फ्री लांसर्स के लिए और जो नए स्टार्टअप्स बनाते हैं उनके लिए, और टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए मुख्तलिफ इलाकों में, तो पाकिस्तान दुनिया में आईटी एक्सपोर्ट हब बनने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए आसमान जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम जो है और पॉलिसी का तसलसल होना और मालियाती ज़ाब्तों की नरमी को बरकरार रखना इसमें इंतहाई अहमियत का हामिल हो सकता है। अगर आप तसलसल के साथ एक पॉलिसी अपनाएं आईटी के लिए, तो मैं ये समझ सकता हूं कि आने वाले दिनों में आप अपने मुल्क को और खास तौर पर पंजाब को, जहां पर बहुत जो है वो टैलेंट है, अभी आपने रिसेंटली ये खबर नजर से गुजरी होगी सोशल मीडिया पे कि कराची के एक नौजवान मिसबा जो है वो 3 खरब रुपए मालियत की एक कंपनी को ऑन करता है अमेरिका के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ तसलसल होना चाहिए ताकि हम इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के तौर पर लें। जी शहजाद साहब, आप बड़ी देर से अपने जज्बात को काबू किए बैठे हैं। मैं चाहूंगी कि आप जो कहना चाह रहे हैं कह दें। 1 मिनट है अभी हमारे पास ब्रेक में। शहजाद साहब, अच्छा नहीं आसमा, देखिए बात सुनिए, मैं यहाँ पे बड़ी माजरत के साथ, यहाँ पे लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल है कि जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। बिजली का बिल आपसे दिया नहीं जाता। 40,000 रुपया आप किसको लेके देते हैं? मुझे जरा आप अपने दफ्तर से बाहर निकल जाए, नीचे वाले दफ्तर पता कर लें कि नायब कासिद की तनख्वाह कितनी है। दाएं बाएं जो दफ्तर हैं उनके नायब कासिदों की तनख्वाहें पता कर लें, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाहें पता कर लें। मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा मेरी फारूकी साहब सिर्फ एक जुमला। 1 मिनट मिला है तो मुझे काशिफ पूरा करने दें। देखिए जी जी मैं शहजाद साहब, आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहाँ पे लोगों को सड़कों से और पसमानदा रखने के हवाले से ब्यूरोक्रेसी में एक इत्तेफाक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट ये है कि वो आदमी जो कि टूटी हुई जूती के साथ सड़क से दूर कहीं बसों पे और गधे गाड़ियों पे धक्के खा के पहुंचते हैं किसी दफ्तर में, उससे पैसे लेने आसान है। वो रिश्वत भी तकड़ी देता है और वो अपने काम के लिए मिन्नतें भी करता है। शहरी आदमी जिसके पास स्कूल, आपने स्कूल भी प्राइवेटाइज कर दिए, आपने बुनियादी हेल्थ यूनिट भी आपने प्राइवेटाइज कर दिए। ना आप हेल्थ के जिम्मेदार हैं, ना स्कूल के जिम्मेदार हैं, ना अमनो अमान के जिम्मेदार हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि हुकूमत जिम्मेदार काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक चीज, फारूकी साहब जो बजट पेश हुआ वफाक की जानिब से, इतना शानदार बजट पेश करने पे वफाकी काबीना ने, वज़ीर आज़म साहब ने बजट बनाने वाले तमाम इदारों के मुलाजमीन को 1 से 22 तक को एजाज़िया देने का ऐलान कर दिया है।
क्या शानदार एप्रिसिएशन है बजट बनाने वालों की, सरकारी आजम साहब मुलाजिमीन की। कमेंट करें प्लीज इस पे। काशिफ साहब देखें, फारूकी साहब देखें, ये तो चीजें आप उन चीजों पर तनकीद ना करें जो चीजें बिल्कुल, ये एक सिलसिला होता है और हर दफा ऐसे ही होता है, जो बजट बनाया जाता है उनको एक सैलरी एक्स्ट्रा अच्छा ठीक है ठीक है, ब्रेक पे मुझे जाना है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तसरन जीशान साहब, मेरे प्रोड्यूसर साहब की इजाजत से मैं ये पूछना चाहूंगी, नौशाद साहब आप इतने खामोश बैठे हैं, आपके इस बात पे खुश तो नहीं है कि सहाफियों के लिए 48 करोड़ रुपए उनकी फलाह बहबूद के लिए रखा गया, तो आप तुसी चुप करके बैठे हो जी नौशाद साहब? के लिए नहीं रखा गया। सानू तो एक पाई भी किसी ने देनी, अरे कोई हाउसिंग एक फाउंडेशन पाई तो भी अगर रखा आज गया तक ना। किसी ने दी हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। मसला ये नहीं है, ये बातें जितनी काशिफ साहब ने की मैं उनसे एग्री करता हूँ। आप अच्छा। उनको मेरे जो कहते हैं ना कि वो ट्रांसलेट वो कॉपी कर ले, मैं इससे एग्री करता हूँ। फारूकी ठीक है। साहब के दुख को भी मैं समझता हूँ, ये बात दुरुस्त है उनकी, ये बात उनकी बहुत हद तक दुरुस्त है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया था। मैं ये मानता हूँ 3000 रुपये बढ़ाया, किसी और से ये कोई और सूबा या विफाक ये भी नहीं कर सका, लेकिन स्टिल 40,000 रुपए में एक आम आदमी जो है वो महीने का बजट नहीं बना सकता। ये बड़ी ज्यादती इस मुल्क के अंदर हो रही है। और ये बात भी दोस्त है कि ये सारे तरक्याती मंसूबों से लेकर सियासत की भेंट चढ़ाते हैं ये अपने सारे बजट को। ये आम आदमी को, आम मजदूर को, ये आम इंसान के लिए कोई रिलीफ एज सच नहीं मिलता। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने पहले बात की थी, वो बजट के पर्सपेक्टिव में एक डिफरेंट बॉल गेम है। आम आदमी के लिए इस बजट में भी कुछ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना उसको कुछ मिलना है, ना पहले कभी मिला है और ना आइंदा कभी मिलेगा। वो तो बेचारा खुद ही ठीक लड़ेगा। है, तो यानी जिंदगी हम की जो लड़ाई है उसने लड़नी है। आवाम, आम आदमी, वो कोई जो है इससे उम्मीद ना रखे। वैसे पहले भी नहीं हमने रखी हुई थी। चले खैर, मेरे ख्याल में अब इसी पे हम ये नाउमीदी के साथ, वैसे नाउमीदी तो गुनाह है, लेकिन चलें एक आइंदा हमारे लिए कुछ बेहतर हो रहा होगा आने वाले बजट में नेक्स्ट ईयर, इस उम्मीद के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और भी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में ये जो बढ़ता हुआ बहरान है अमन का, इसकी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे शो में मशरिक़ वस्ता के बढ़ते हुए बहरान की, जहां ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाली जंग रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे हैं, ड्रोन से हमले कर रहे हैं और भारी जानी माली अस्करी नुकसान के दावे भी किए जा रहे हैं। ये जंग इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसराइल को पहली बार अपने दारुल-हुकूमत तल अबीब और अहम शहरों में इस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो दूसरों को दो चार करता चला आ रहा है। आज से पहले वो सिर्फ कमज़ोर अरबों, निहत्ते फ़लस्तीनियों और शामियों पर बिला किसी रोक टोक के बारूद बरसाता चला रहा है, लेकिन अब उसके दारुल-हुकूमत में कई दहाइयों बाद उसके इमदादी कारकुनों के मलबे के ढेरों से गर्द आलूद जख्मी और लाशें निकालते देखा जा सकता है। तेहरान पर हमलों के बाद ईरान ने ज़बरदस्त हमला करके उसकी बंदरगाह हाइफा को निशाना बनाया और वस्ती इसराइल को बिजली की तरसील से भी महरूम कर दिया। जंग के इन 4 दिनों में इसराइल के 24 शहरी हलाक हुए हैं, जबकि इसराइली हमलों में जाबहक होने वाले ईरानियों की तादाद 224 है, जिनमें ईरान की टॉप अस्करी क़यादत भी शामिल है। नाज़िम, यहाँ अहम सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या अमेरिका और बरतानिया भी इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं? ऐसा हुआ तो क्या रूस और चीन भी कोई किरदार अदा करेंगे? ये सबसे अहम बात है कि क्या जंग का मकसद मजहबी ईरानी हुकूमत की जगह लिबरल हुकूमत की रिप्लेसमेंट है, और क्या ऐसा होना मुमकिन है? फिर ये भी कि इस जंग के दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुकी हैं। अब इत्तलात आ रही हैं कि ईरान आबनाए हरमुज़ को बंद करने का सोच रहा है। इन खबरों से ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होना शुरू हो गई हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल मौजूद है और गुफ्तगू का आगाज़ आज, चूँकि शहजाद साहब प्रोग्राम का आगाज़ भी आपसे हुआ है, तो ये पहला सवाल भी आपके लिए इस सेगमेंट का कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का सर ये बयान सामने आया कि हम ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़जाना रिचल भी यही हमें कहते हुए दिखाई दिए कि बरतानिया मुमकिना तौर पर इसराइल की मदद कर सकता है। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो बयानात आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं इसराइल के कमज़ोर पड़ने की अलामत है? इसराइल कमज़ोर पड़ रहा है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं दोनों ममालिक की तरफ से? शहजाद साहब। अच्छा आसमा, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब बयान है ये एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू का हवाला है, गालिबन जहां तक मैं जी, एक टीवी चैनल से ऑफ एयर उन्होंने गुफ्तगू की। बिल्कुल, ये ऑफ एयर उन्होंने गुफ्तगू की है कि वो ये करना चाहते हैं। जी सर। लेकिन बात ये है कि असल में तो ये सारा कजिया पैदा करदा ही अमेरिका और बरतानिया का है, और दूसरी जंग अजीम के बाद उसके बतन से ये इन दोनों ममालिक ने ये कजिया, ये एक तनाज़ा बोया यहाँ पे, जिसका अब फल फूल जो है वो अब सबको नजर आ रहे हैं।
लेकिन मेरे नजदीक ये सारा मामला जो है वाइंड अप होने के करीब है। उसकी वजह ये है कि गालिबन यहाँ पे ईरान में वो रजीम चेंज करना मकसूद था, जिसके लिए उनका ख्याल ये था कि ईरान के अंदर बेचैनी है और ये 2-4 हमले हम करेंगे, एक बेसुकूनी की लहर और लोग सड़कों पर आएंगे और चीजें जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन वो चूंकि उसके बाद की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई और जैसा आपने फरमाया कि ईरान की तरफ से इतना रिएक्शन सामने आया है और अभी वो फ्यूचर का मजीद बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस मामले को आगे तूल खींचना चाहिए। चूंकि जैसा आपने बरतानिया और ट्रंप का बताया, तो इसका मतलब ये है कि वो हेल्प को आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब इस मामले को कहीं ना कहीं रोक दिया जाए। वैसे बाय द वे ये सारे लोग G7 कनाडा इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन G7 के अंदर भी इस पे इत्तेफाक नहीं है कि इसराइल ने बहुत अच्छा किया है। गालिबन वो ईरान से कोई अच्छी डील लेना चाह रहे थे न्यूक्लियर के इशू पे, लेकिन वो तो अब उससे CTBT से वैसे ही बाहर निकल गया है। और दूसरा ये है कि जापान ने G7 में से जापान ने इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ ज्यादती हुई है और ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसराइल की उन्होंने मजम्मत की है। तो मेरे नजदीक अब वो जो ख्वाब था अमेरिका का और बरतानिया का या इसराइल का, तो वो पूरा होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। ठीक हो गया। शहजाद साहब का तज्जिया आपने सुना। मैं नौशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी शहजाद साहब ने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि उन्हें ये मामला कोई बहुत ज़्यादा देर तक चलता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो रूसी सदर की जानिब से भी स्पेशली, बाकी एफर्ट्स अपनी जगह, प्यूटन साहब की जानिब से जो सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कहा गया है, जंग रुकवाने में मददगार होने के लिए कहा गया, आपको लगता है कि उससे वाकई कोई मदद मिल सकती है, कोई किरदार अदा कर सकते हैं प्यूटन? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं शहजाद साहब से बहुत हद तक एग्री करता हूं। शायद मैं एक कदम आगे जाके आपको ये बताना चाहता हूं कि इसराइल ने एक्चुअली इस जंग में शिकस्त तस्लीम कर ली है। वो इसलिए कि उनके जो सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर हैं, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा, वो तजाही हाने की समथिंग है, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए, तो जो वो उन्होंने कल ये तस्लीम कर लिया है कि जो अहदाफ इसराइल जो अचीव करना चाहता था ईरान के अंदर, वो हासिल नहीं हो सके। पहला जो मामला है वो शहजाद साहब ने आपके सामने रखा, जिसमें रजीम चेंज की बात थी, वो उसमें बिल्कुल बुरे तरीके से नाकाम हो गया, बावजूद इसके कि उसने उसकी मिलिट्री और जौहरी क़यादत जो है वो ख़त्म की। वो किसी भी कोई फ़र्क उससे ईरान को नहीं आया। दूसरा जो मामला था कि ना वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सका और ना ही जौहरी तनसीबात को जो है वो जड़ से उखाड़ सका या उस प्रोग्राम को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सका। तो मेरी नज़र में चूंकि उसके अहदाफ पूरे नहीं हुए और इस वजह से वो उन्होंने जो एक तरह से शिकस्त तस्लीम कर लिया। आपका जो ट्रंप की जिस बयान की बात की जा रही है, वो भी इसी तनाजुर में सामने आया है कि एक्चुअली देखिए, फ़लस्तीन में जब इसराइल ने जो कुछ किया वो उसमें कामयाब हुआ, इसलिए अमेरिका उसकी पुष्टपनाही करता रहा। लेकिन जब वो ये देख रहा है कि तेल अबीब में भी जो है वो मिसाइल गिर रहे हैं, हैफा की बंदरगाह भी तबाह हो रही है और ईरान बड़ा टेक्टिकली 20-25 मिसाइलों का एक जो है ना वो एक जुमकट्टा बना के वो जहां उसने अटैक करना होता है वो करता है, बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके अंदर एक सुपरसोनिक मिसाइल होता है खैबर, और वो आपने उसकी वीडियोस भी देखी होंगी, वो किस तेजी के साथ वो अपने हदफ को निशाना बनाता है और उसे कोई रडार या कोई भी चीज इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। नहीं कर पा रही। अब इस टेक्निक के साथ इजराइल के अंदर जो मनाजर देखने में आ रहे हैं वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे और ना इजरायली खुद उन्होंने कभी ऐसे मनाजर देखे या ऐसे हालात से उन्हें वास्ता पड़ा। इन हालात के अंदर जो उनके अपने अंदर रिटेलिएशन है अगेंस्ट नेतन्याहू, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिलिस्तीन में उसको मिली थी कामयाबी, यहां उसको मिली है नाकामी। और आपने देखा कि सबसे बड़ी नाकामी जो थी वो ये थी कि अमेरिका और फ्रांस ने अगरचे के इसराइल का साथ दिया, लेकिन दिफाई हद तक। उन्होंने कहा हम दिफा के लिए साथ हैं, जो वो ईरान पर हमला कर रहा है वहां हम उसके साथ नहीं है। तो नतीजा क्या हुआ? ये बिल्कुल वही मामला हुआ है जो पाक भारत जंग में भारत के साथ हुआ है, कि जिस तरह भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके साथ कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ, तो बिल्कुल उसी तरह इसराइल के ईरान पर हमले की सूरत में इसराइल के साथ कोई मुल्क खड़ा नजर नहीं आता, जिसका नुकसान अब इसराइल को यह है कि इसराइल को हो सकता है कि शटअप कॉल ट्रंप की तरफ से दी जाए, जिसका उन्होंने कल इंदिया दे दिया है। और जब वो शटअप कॉल आएगी तो उसके नतीजे में ये जंगबंदी जो है वो बहुत जल्द आपके सामने आ सकती है। एक मामला सिर्फ ऐसा है कि अगर फिलिस्तीन की जो उसको आदत पड़ी है, जो खून उसके मुंह को लगा है, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए अपनी अना और जिद की भीड़ चढ़ाने की कोशिश करे और कोई बड़ा हमला करने की ईरान पर कोशिश करे, अगरचे कि उसमें वो नाकाम होगा, शायद दुनिया भी अब उसको इसकी इजाजत नहीं देगी, तो बाकी जो रूस की सालसी कोई भी शायद कराने में कामयाब नहीं होगा कि इसराइल किसी की बात सुनता नहीं है। सिर्फ अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो अगर उसको रोक देगा तो फिर इसराइल रुक जाएगी। आजम साहब, आप क्या सिचुएशन होती देख रहे हैं? आपको लगता है कि
शराब कॉल आएगी अमेरिका की जानिब से, या जिस तरह से भी एक टीवी चैनल से ऑफ एयर जो गुफ्तगू हुई है ट्रंप साहब की, कि नहीं हो सकता है कि हम इस जंग में शामिल हो जाएं, इसराइल को ज़ाहिर मज़ीद सपोर्ट करें और फिर प्रैक्टिकली वो सपोर्ट कर रहे होंगे। आप सिचुएशन किस जानिब जाते हुए देख रहे हैं? और दूसरा मुझे ये बता दीजिएगा, नौशाद साहब ने हमें समझाया कि इसराइल के अहदाफ असल में क्या थे, लेकिन अगर देखा जाए तो अहदाफ कुछ समझ में नहीं आते, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की जा रही थी और अमेरिका तो ये बारहा कह चुका है कि ईरान बॉम्ब नहीं बना सकता है और नहीं उसके पास पहले से कोई बॉम्ब मौजूद है। तो फिर मकासद थे क्या? ये तो वो जो कहा जाता है आजम साहब लेने के देने पड़ गए, जिस तरह से भारत का हमारे साथ सीन हुआ था, उसी तरह का एक मामला लग रहा है इसराइल और ईरान का। देखिए आसमा, इसराइल का एक बड़ा हदफ जो था वो ईरान की एटमी पेशरफ्त को रोकना और खित्ते में मौजूद उसकी जो प्रैक्टिस थी जैसे हिजबुल्लाह और हमास हौसी बागियों को कमजोर करना था। लेकिन मैं निशात साहब की इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मौजूदा शवाहिद से ये जाहिर होता है कि वो इन अहदाफ को मुकम्मल हासिल नहीं कर सका। ईरान की प्रॉक्सीज अब भी खित्ते में सरगर्म है और इसराइल को मुख्तलिफ महाजों पर मुसलसल इस चीज़ों से खतरात का सामना है। देखें, ईरान और इसराइल के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी, इसने पूरे खित्ते को एक मुमकिन तनाज़े की तरफ धकेला है। अब तक दोनों ममालिक ने बराह रास्त और मुकम्मल जंग से जो है वो ग्रेज किया है। इसराइल ने इब्तदाई तौर पर देखा जाए तो ईरान के अंदर हसास मुकामात जैसे मिसाइल प्रोग्राम से असला डिपो और अल कुदस फोर्स के जो लीडर्स थे उनको निशाना बनाया, ताहम कोई बड़ा हदाफ हासिल नहीं कर सका। इसी तरह से ईरान ने भी इजरायली हमलों का जवाब जो है वो महदूद दिया है, लेकिन अलामती और अस्करी तौर पर उसने खित्ते में ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो अभी भी वार कर सकता है। और दोनों जो फ्रीकैन थे उन्होंने बड़ी जो जंग थी उससे बचने की हिकमत अमली अभी तक इख्तियार की रखी है। ईरान ने अपनी जो आसमा जोहरी तनसीबात थी उनको सख्त हौफज में रखा हुआ है और दुनिया के सामने खुद को एक मुदाफे मुल्क के तौर पर पेश किया है कि मेरे ऊपर हमला हो गया है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मेरा एटमी प्रोग्राम पुरअमन था। तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ईरान की ये जो मुदाफे मुल्क की स्ट्रेटजी थी वो मुझे कामयाब होती दिखाई दे रही है कि उसने इसराइल की जारहियत के जवाब में तहम्मुल का मुजाहरा किया और इसराइल का ये जो मौक़िफ़ था कि वो खित्ते में अमन का ख्वाहा है, इसमें भी किसी हद तक वो कामयाब हुआ। इसलिए बैनुल-अक़वामी तौर पर मशरिक़ वुस्ता में और एशिया के बहुत सारे ममालिक भारत को छोड़कर उन्होंने ईरान की सपोर्ट की। अच्छा, इस सिलसिले में देखिए आसमा, जो मगरबी फ्रीकैन के साथ जो तनाव है और मैं समझता हूँ कि वो जाहिर है इसराइल की जो है वो पुष्टपनाही जो है वो करते आए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जब जिस तरह से इसराइल बार बार मगरबी दुनिया से एक डिमांड कर रहा है कि वो इस जंग में आए, और ट्रंप साहब ने हालिया एक जो इंटरव्यू है उसमें भी ये कहा भी है कि वो नहीं चाहते कि कोई और मुल्क इस जंग में आए और पाकिस्तान और भारत की तरह वो चाहते हैं कि जंग को इन दोनों के दरमियान भी तनाज़ा को हल करवा दें। तो शायद दोनों मेरे जो सीनियर साथियों ने बात की कि अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए और उम्मीद है कि अनकरीब ये मामला हल होता मुझे तो दिखाई दे रहा है। ठीक है काशिफ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुख्तलिफ बयान देते हुए ट्रंप हमेशा की तरह हमें दिखाई देते हैं, कभी कि वो कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान उन्होंने सालसी कराई, दोनों के दरमियान सालसी कराएंगे, कभी वो ऑफर गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है हम इस जंग में बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ शामिल हो जाएं। लेकिन सर जो भी आगे सिचुएशन रहती है, एक तो आपकी नज़र में क्या होने जा रहा है ये फरमा दीजिएगा, दूसरा ये बता दीजिएगा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खबरों से ये हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 2-2% तक इजाफा हुआ है। हमारे अपने मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि हमारी मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर आगे भी होने वाली है इस जंग को लेकर? और एक और चीज़, जब पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारे देखने वालों तक पहुँचे कि जो बार बार सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज़ देख रहे हैं काशिफ साहब कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल दाखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ से भी कुछ इसराइल की तरफ से मिसाइल भेजे जा रहे हैं और हमारे अपने बहुत सारे लोग जो हैं ये इस तरह की फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो ज़रूर उस पर भी आप काशिफ साहब तबसरा फरमाइएगा। सर देखिए, बुनियादी तौर ये नादान दोस्त हैं। दूसरी बुनियादी तौर पे ये बात समझ लें कि मोदी और नेतन्याहू दो ऐसी सियासी शख्सियत हैं जो दुनिया का अमन ख़तरे में डाले हुए हैं, सिर्फ अपनी अना के लिए, अपने गिरते हुए सियासी साख के लिए। उसकी मिसाल मौजूद है मोदी की सियासी सूरत हाल पे भी और नेतन्याहू की 6 दिन पहले तो उसकी पार्लियामेंट तहलील होते होते बची है। अब उसके बाद अगर आप अमरीका की बात करें, देखें अमरीका की और बरतानिया की, फ्रांस की इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के जो मामले के ऊपर यूरोप और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। रूस के साथ अगर रूस ने और चीन ने ईरान से अपनी सपोर्ट विड्रा करनी है
तो फिर यूक्रेन से अमेरिका और यूरोप को अपनी सपोर्ट विड्रा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये मुज़ाकरा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। अगर ईरान प्रॉक्सी खेल रहा है तो इसराइल के पीछे वो पीछे खड़े हुए हैं। अब मसला ये है, ट्रंप साहब जो है ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी भी तीसरी जंग में जाना। ट्रंप साहब तो आए थे इस मामले के ऊपर कि जंगें खत्म करें, ट्रेड को बढ़ाएं, ट्रेड को फिरोग दें, क्योंकि अमेरिका की अपनी इकॉनमी को बहुत अच्छी नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ इनका मामला ये था कि हम अटैक करेंगे, टॉप लीडरशिप जो है वो शहीद कर दी गई अंदरूनी सहूलतकारी की वजह से, और उसके बाद वहाँ पे चेंज ऑफ रजीम हो जाएगा। जो अभी भी नेतन्याहू की कोशिश है कि आयतुल्ला खामनाई या असद अली खामनाई को अटैक किया जाए, जिसके ऊपर अभी भी अमेरिका उसे परमिशन नहीं दे रहा। सो चेंज ऑफ रजीम के हवाले से नेतन्याहू खुद खिताब करते हैं ईरानी कौम से कि आप बाहर निकलें और एक चीज़ों को चेंज करें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोदी ने हमारे यहाँ प्रॉक्सीज को कहा था, BLA को, बाकी सबको, कि आप पाकिस्तान के अंदर अटैक करें, हम बाहर से अटैक करेंगे। सो इन तमाम अगर आप कॉमन पॉइंट्स को देखें तो भारत जो है वो उसको वो मामला फेस करना पड़ा, भारत 2 कदम पीछे चला गया। इसी तरह इसराइल जो 2 कदम पीछे चला गया। मैं ज़ाती तौर पर इस बात से एग्री करता हूँ कि इसराइल के अहदाफ हासिल नहीं हुए। ईरान जो है वो मुसलसल, देखें, टॉप लीडरशिप शहीद होने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, इसका मतलब है कि ईरान के पास प्लान A, B, C नहीं, D तक और Z तक प्लान उन्होंने बना के रखा। वो नहीं पता कि हमारी लड़ाई किससे है। सो जो इंटीग्रेटेड ब्लॉक है, चीन, रशिया, ईरान, उसके बाद हिजबुल्लाह, हमास, जो मलेशियाज हैं और यमन, ये सारे के सारे ईरान को खुलेआम या पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। इन सपोर्ट को विड्रा करके आप अमन कायम कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। और बाय द वे, जिस वक्त इसराइल ने अटैक किया है, जी जी, उस वक्त से पहले अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में मुआहदे के करीब पहुंच चुके थे। इसराइल को यह खदशा था कि यह मुआहदा ना हो, इस वजह से उसने अटैक किया। मैं समझता हूं कि इसराइल जो है ना, वो दिन ब दिन बतदरीज अपनी चीजों को कोलैप्स करता चला जाएगा अगर वो इस मामले से पीछे नहीं हटेगा। ठीक हो गया। और सर, ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं लोग, देखिए, ये भी तो बड़ा कुछ ये collapse बड़ी करने की ये बड़ी कोशिश ज्यादती कर रहे है। हैं। ये बड़ी ज्यादती है कि आप देखें कि आप सिर्फ इस बुग्ज में कि यहाँ पे आपको ख्वाजा आसिफ अच्छे नहीं लगते, यहाँ पे हुकूमत अच्छी नहीं लगती, और इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान को इम्प्लीकेट किया जाए। हम सिर्फ इस मामले में सियासी अदावत की वजह से हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये आप कोई मुल्क का भला नहीं कर रहे, ये आप उस बात को इस्टेब्लिश करें कि आप इसराइल और भारत को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया डॉलर्स के लिए। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर तो हमने कुछ बात की है, कुछ मुल्क के सियासी मंजरनामे पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कुछ मुल्क के सियासी मंजरनामे की तरफ बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज 2 अहम अदालती केसेस की खबरें खासी डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तान में आज जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के मामले पर नज़रसानी केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद की जगह PTI को दिया गया था। जस्टिस मंदोखेल ने एक मौके पर कहा कि जो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न ले और कोई सीट न जीते वो मखसूस नशस्तों के हकदार नहीं। इस अहम केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। एक और अहम केस का फैसला नाजरीन लाहौर से सामने आया, जहां लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ATC जज ने अपने फैसले में कहा कि अदालत ने बानी PTI की बेगुनाही के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया, मगर मुलजिम की जिद और इनकार की वजह से कोई नतीजा हासिल नहीं हो सका। इस फैसले का इमरान खान के केसेस पर क्या असरात मुरतब होंगे, और बानी PTI ने पॉलीग्राफिक टेस्ट में ताउन करके अपने लिए कानूनी मुश्किलात में इजाफा नहीं कर लिया, ताउन न करके। इनफैक्ट इसके साथ साथ हम PTI की पीपल्स पार्टी से राबते पर भी बात करेंगे। PTI ने पीपल्स पार्टी को वफाकी बजट मंजूर न कराने के लिए वोट न करने की पेशकश की है। ये खबरें जो हैं, इनमें कितनी सदाकत है, ये जो वोट ना करने की खबरें आ रही हैं, इन दोनों के आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की बातें सामने हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन पहले अदालती केसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। शहजाद साहब, सर, ये फरमा दीजिएगा कि मखसूस नशस्तों में फैसला सामने जो आता है वो तो चले बात की बात है, जब भी कोर्ट फैसला कर रहा होगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के रिमार्क्स बड़े हमें मायनी खेज लगे, अहम लगे। जस्टिस मंदोखेल का कहना था कि जो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न ले और कोई सीट न जीते वो जमात जो है मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं हो सकती है। शहजाद साहब, अच्छा देखिए आसमा, बात पता क्या है, मतलब हर चीज को देखने का नुक्ता नजर हर आदमी का अपना होता है। बात सिंपल सी है कि ये मसला PTI का, सुन्नी इत्तेहाद का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का नहीं है। अच्छा, ये 24 करोड़ लोगों का मामला है, जिनमें से कुछ लोगों ने वोट डाले हुए हैं जो पाकिस्तान के रजिस्टर्ड वोटर हैं।
और उन्होंने एक जमात के खिलाफ और दूसरी जमात के खिलाफ एक तीसरे एक इत्तेहाद को या एक सियासी नुक्ता नज़र को वोट डाला हुआ है। अब आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे चूंकि आपने उसको बतौर पार्टी लड़ने की इजाजत खुद ही अपने एक फैसले से नहीं दी थी, तो अब वो जो वोट पड़े थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ, उन वोटों की बुनियाद पर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उस मुखालिफ कैंप में नहीं जाएंगी, बल्कि वो तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। अब उसके लिए आप कभी कान इधर से पकड़ते हैं, कभी उधर से पकड़ते हैं, कभी आप 26वीं आईनी तरमीम करते हैं, अब आप 27वीं आईनी तरमीम करेंगे। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का मामला आपके सामने, तो मैं इस पे कुछ ज्यादा मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जब से ये आईनी बेंच बना है और ये मौजूदा जो सेटअप है इंसाफ का, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं कहीं कोई गुफ्तगू करते हुए तौहीन अदालत का खुदा न खास्ता मुर्तकब ना हो जाऊं, तो मेरी तरफ से साफ जवाब है, मैं दूर से खड़ा होके इन अदालतों को और इनके रखवालों को सलाम करता हूं। और मैं समझता हूं कि जनाब ये जो काजी फाइजी साहब जाने से पहले इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट की इमारत में इंसाफ और कानून का मकबरा तामीर करके गए थे, जिसमें उन्होंने बहुत गहरा दफन किया है, तो मैं वहां पे फातिहा के लिए जरूर जाऊंगा। बाकी इन जज साहिबान की मर्जी है, जो मर्जी ये फैसला करे, मैं मानता हूँ जनाब, क्योंकि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मेरे ऊपर सबका बस है, मेरा किसी पे बस नहीं है, तो मैं तस्लीम करता हूँ जनाब। सर तस्लीम खान है जो मिजाज यार में है। ठीक है, वैसे भी आप बजा फरमा रहे हैं कि जो ज़ेर समाअत केसेस हैं उन पर उस तरह से ज़ाहिर है कि कमेंट नहीं किया जा सकता। तो चलिए पीटीआई की बात कर लेते हैं। आज़म साहब, सर ये फरमा दीजिएगा कि आपको नहीं लगता कि पीटीआई को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा होगा या ये एहसास हो रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अलायंस करके ख़ुद को खामखा उन्होंने मुश्किल में डाल लिया। जमात इस्लामी से भी बातचीत चल रही थी, मजलिस वहदत अमल से भी इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, मज़ीद गुफ्तगू हो सकती थी कहीं ना कहीं। आज़म साहब जी आसमा, बिल्कुल मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ तो मामलात बड़ी हद तक जो है अब वो तय पा गए थे। और आपको याद होगा इस हवाले से दोनों तरफ की जो तर्जुमान थे उन्होंने बाकायदा टीवी पर आके इस चीज की जो है वो पेशरफ से आगाह भी कौम को किया कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ मामला तय पा गए हैं। अब ये इस समझ से बालातर है कि ऐसे क्रूशल मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ राब्ता क्यों किया, और जब राब्ता किया और फिर उसके बाद उनके ऊपर जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद करने के बाद तब से लेके अब तक उनके ऊपर जो है वो एक नजर ना आने वाला दबाव है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए जिस तरह से फारूकी साहब ने कहा, मुझे भी यूं लगता है कि आपने मेरे नातवा कंधों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आयद करने की कोशिश की है। अदालतें माशाल्लाह यूं लग रहा है कि जैसे शफाफियत, मेरिट और गैर जानबदारी के जो असूल किसी वक्त नजर आते थे वो अब नजर नहीं आ रहे। हर सतह पे हर जगह पर दबाव नजर आ रहा है। मैं तो इसको मुकम्मल आज़ादी भी नहीं करार देता और मुकम्मल गुलामी भी करार नहीं देता। देखिए दूसरी बात जिस हद तक आपने की है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए इमरान खान साहब ने इसके ऊपर इनकार किया है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो नहीं कराएंगे। अगर वो नहीं कराते तो इसके ऊपर एक नया कानूनी और इखलाकी सवाल जरूर पैदा हो जाएगा। अदालत ने इस इनकार को जो है वो एक अहम जुज करार दिया है और आपको पता होगा इसके ऊपर उन्होंने एक वर्डिक्ट भी जारी की है, जिससे मैं ये समझता हूँ कि आइंदा खान साहब की जो मुकदमात हैं उसके ऊपर असर पड़ सकता है। आते हैं फारूकी साहब। जी, अगर मुस्तकिल करीब में बानी चेयरमैन को अदालती रिलीफ मिलता है या उनकी सजाओं में कमी वाकया होती है तो इसके असरात ना सिर्फ जो है वो सियासी माहौल पर पड़ेंगे बल्कि मुल्क की जो बयानियां है वो भी मुतासर हो सकता है। जो रियासती बयानियां है, एक तरफ तो वो रियासती मजलूमियत का बयानिया तश्कील दे सकते हैं बानी चेयरमैन और दूसरी तरफ उनके मुखालफिन जो हैं लेकिन कहीं पर भी वो कानून पसंद शहरी की हैसियत से ताउन नहीं कर रहे हैं, ये भी पीटीआई वालों को मानना होगा। शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है इसके लिए तो अमेरिका और बरतानिया में भी मुलजम की रजामंदी के बगैर ये ऑप्शनल है, ये कोई लाजमी किसी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है और ना ही कहीं इसका क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में कहीं जिक्र है इस तरह से कि इसको बतौर सबूत के कहीं पेश किया जा सकता है। ये एक ऑप्शनल अमल है, उसने नहीं लिया, उसकी मर्जी है, लेकिन उसको ले लेना चाहिए था, मेरी राय ये। ठीक हो गया। काशिफ साहब देखिए पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है। आप खुद कहते रहे मैं इंसाफ के लिए हूँ, कानून के लिए हूँ, मामला के लिए, तो फिर आपको इस पर अमल करने में कोई कबात नहीं है। दूसरी बात जो है देखें, अदालतों का मामला नहीं है, मामला है प्रोसीजर का।
प्रोसीजर ये कहता है कि आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने थे, आपने इलेक्शन से पहले अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करानी थी, आप नहीं करवा सके। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने खुद मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। मजलिस वहातुल मुस्लिमीन जो है उन्होंने मखसूस नशिस्तें जमा कराई थी, जमात इस्लामी ने फहरिस्त जमा करवाई थी। अब आपने जब मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई तो आपको जिस वक्त काजी फाइसा साहब के बाद आपको बेंच ने, उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि उस वक्त का जो फैसला आया था, मंसूर अली शाह साहब ने जो लिखा था वो बियॉन्ड द लिमिट था कि आप उस जमात को दोबारा बैक टू स्क्वायर कैसे कर सकते हैं जो इलेक्शन प्रोसेस गुजर के आ गई। आपने खुद जाके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, आप शामिल हुए, आपकी 39 सीटें जो उनसी हैं उसको एग्जीक्यूशन मिल गई पार्लियामान में, बाकी सीटें जो उनसी हैं उसका मामला कुछ और है। सो अब सुप्रीम कोर्ट में वही नज़रसानी का जो मामला है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी कि जो पहला फैसला था उसके तनाजुर में जो आपका आईनी बेंच है वो देखेगा। सो इन तमाम चीज़ों को आपने इस तरीके से तो एनालिसिस करना है ना कि आपने अपना होमवर्क क्या किया। क्या तहरीक इंसाफ को किसी ने रोका था? इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था आप करा लेते। फिर आपने एक और तहरीक इंसाफ नजरियाती से अपनी सेटलमेंट की, आपने उनकी टिकटें इशू की, लेकिन बाद में फिर आपका उनसे एग्रीमेंट खत्म हो गया या करवा दिया गया, दो भी सूरत थी। तो आपको ये सारे पॉइंट सामने रखने चाहिए। अब आप यकदम तौर पे कहें कि हम सारे इनोसेंट हैं और अदालतें जो उनसे वो इंसाफ नहीं करी, मैं समझता हूँ ये भी नाइंसाफी है। अपनी भी कहीं ना कहीं इनकी कोताहियां हैं। मैं नौशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, सिंध के हवाले से ये खबर आ रही है कि वहाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कुछ अनबन हुई है PWD के मामले को लेकर के, जी ये महकमा क्यों ख़त्म किया गया, सिंध को उसके हुकूक से महरूम किया जा रहा है, उसके हिस्से से महरूम किया जा रहा है, तो हम जो है बजट मंजूर नहीं होने देंगे, कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि PTI ने भी पीपल्स पार्टी को, सर नौशाद साहब, पेशकश कर दी है कि मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, बजट पास नहीं होने देते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका आपस में कुछ ज़्यादा सपोर्ट जो है मजबूत होने जा रही है, टफ टाइम दे सकते हैं लोग नून लीग को आने वाले दिनों में मिलकर? ये बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये जो वक्त था वो गुजर चुका ये इस सारे मामले का। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें वक्त होता भी तब भी ये सब हर सॉरी सर नौशाद साहब, देर किसने की है? PTI ने की है, PP वालों ने की है? PTI ने की है। PTI ने देर इसलिए की है कि जो वक्त हुकूमत बनाने का था वहां कहीं वो वक्त था जब PTI को कुछ मिल सकता था, अब शायद कुछ नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि ये सब ने अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करना है। ये भी किसी के दिमाग में खाम ख्याली है कि बजट पास नहीं होगा या कोई जमात कहेगी या इधर कर लेगी या उधर कर लेगी। ये जितनी बातें आपके सामने आती हैं ये कोई एक दो बंदों को अपनी कोई जो जिसे कह लीजिए मुराद कोई बेहतर मिल जाए, कोई उसके लिए कोई फायदा हो जाए, ये इस हद तक ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर बजट का मामला आया तो वो KP के गवर्नमेंट का बजट का मामला आएगा जो सामने हमें नजर आ रहा है। जो बात फारूकी साहब ने की वो बड़ी दिलचस्प थी। पॉलीग्राफिक टेस्ट में फारूकी साहब को अमेरिका और चीन ये जो बरतानिया है वो याद आ गया, लेकिन उन्होंने अपना आइन और कानून जो है वो उन्हें याद नहीं आता। उन्हें वोट नजर आते हैं, लेकिन जो वोट के बाद जो इधर उधर जो चीजें हुई हुई हैं, जो गलती कोताही है जो आपको काशिफ साहब ने बताई हैं, वो चाहते हैं इसको कहीं दफन करके तो फिर वो जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दी जाए। तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुआ करती। असल मामला ये है कि जो मामला आइन और कानून में मौजूद है वो मौजूद रहेगा। उसको अगर आपने तब्दील करना है तो उसकी एक ही सूरत है कि आप आईनी तरमीम के जरिए उसको तब्दील कर सकते हैं। नौशाद साहब, इसके अलावा बहुत कमाल आर्गुमेंट है। मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। मैं पूरा प्रोग्राम खामोश होकर बैठा रहा हूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे पता था शहजाद साहब अभी आप बोल पड़ेंगे। मसला ये है कि वो जो सारा कुछ उस वक्त होता रहा, उस वक्त आइन और कानून कहीं वो दफन करके आपने उसके ऊपर फूल चढ़ा दिए, मकबरा उसका उर्स करा दिया, ना आपने मुकर्रर वक्त पे कहीं इलेक्शन होने दिए, ना आपने लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया। उस वक्त सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा था। अब यो आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजरसानी करने के लिए पूरी एक आईनी तरमीम लेके आए हैं। सर बड़े जबरदस्त बड़े अहम सवाल आपके सामने रख दिए। सॉरी प्रोग्राम लाइव है, मुझे बोलिए क्लोजिंग का कहा जा रहा है। कल समझेंगे नौशाद साहब हम आपसे, शहजाद फारूकी साहब, नौशाद साहब, काशिफ साहब, आजम साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। कुछ सवालात रखे हैं जी शहजाद साहब ने, कल कोशिश करेंगे प्रोग्राम में इनके जवाब लेने के नौशाद साहब से। कल मिलते हैं आपसे दोबारा।